So after the solution of NAMS 2024 फिज़िक्स पोर्शन, क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी उसको डिटेल लेक्चर में कन्वर्ट करना था, सो उस पर मैंने चार उस पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो हमारा फोर्थ चैप्टर रह गया था और उसमें वर्क एंड एनर्जी में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे और अभी कुछ पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं जिसमें हमने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जो एमसीक्यूज़ हमारे पास होंगे, ठीक है, उनकी उनसे रिलेटेड हमारे पास किस तरह से पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो क्विकली स्टार्टिंग विद, सो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, दैट इफ़ अ कार इज़ मूविंग, सो उसका मैस अगर हमारे पास m है, ठीक है, और वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो d है और फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, फोर्स F इज अप्लाइड टू स्टॉप इट, ठीक है। तो जाहिर है जब उसको स्टॉप करेगी और लेट से वो उसको रेस्ट तक ले आई है, तो इस केस में जो हमारे पास वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू हाफ mv², ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है कि बेसिकली इसमें यह रेस्ट की वजह से इसकी Vf की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आएगी स्पीड की। अच्छा, फिर उसमें जो ये तो हमारे पास एक सिचुएशन हो गई और इसमें अगर आपको वेलोसिटी, मास और वर्क, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मालूम करने का कहा जा सकता है तो हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वर्क है, सो वर्क को हम उसके प्रॉपर वैल्यूज़ में, जिस तरह वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, वो अगर हम यहाँ पर लिख दें तो उसमें आपके पास यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मास और स्पीड, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लेट्स से अगर फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, जो फोर्स रिक्वायर्ड है, तो वो आपके पास बन जाएगा F इज़ इक्वल टू हाफ mv² डिवाइडेड बाई d। डिस्टेंस ट्रेवल जो है आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से d की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, हाफ mv² बाई f। इन रिलेशंस को अगर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। दिस इज़ mv² डिवाइडेड बाई 2d और ये बन जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2f। अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी हो, ठीक है, कि जो उसकी वैल्यू दी, मतलब जो वेलोसिटी अगर इस इक्वेशन में आपको मालूम करनी हो कि किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। सो इसमें अगर वेलोसिटी की वैल्यू हमें चेक करनी हो, सो जस्ट एक्सरसाइज ऑन दिस रिज़ल्ट, ठीक है, और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा v² इज़ इक्वल टू 2fd divided by m, and then taking square root on both sides it will become 2fd divided by m। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिज़ल्ट आपके पास आएगा v2fd by m। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए है जब आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए कि उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में कितनी थी या उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी हो, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है। और इसी सिनेरियो में अगर आप मास की वैल्यू मालूम करने के लिए
कोशिश कर रहे हैं। तो मैथ्स के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में मैथ्स की वैल्यू निकाल लें। सो अगेन मैथ्स के लिए आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। m विल बी इक्वल टू 2fd बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप m की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि जो v स्क्वायर है ये बेसिकली वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से आया है, जिसमें वी एफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, कीपिंग द वैल्यू एट रेस्ट। और यही सिचुएशन अगर आप एक ज़ीरो वेलोसिटी से नॉन ज़ीरो वेलोसिटी तक जाते हैं तब भी सिचुएशन आपके पास यही होगी। ठीक है, जो ये वाली सिचुएशन है ये ब्रिंगिंग टू रेस्ट वाली है। ठीक है, और ये वाली जो सिचुएशन है इन टू मोशन। कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए अगर वर्क डन आपके पास पॉजिटिव है तो उसका बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है, क्या होगा, उसकी वजह से किनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है सो इट मीन्स इन सम वे इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इस वजह से वो अपनी हाइट को लूज़ करेगी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, और उसकी वजह से उसकी मोशन में इंक्रीज़ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास mgh और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। इसी सिनेरियो में अगर आप वर्क डन नेगेटिव लेंगे तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। यहाँ पर भी आपको ये क्लियर होना चाहिए है कि इक्वेशन तो वही काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की है, लेकिन जब ये नेगेटिव है सो इट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी। और अगेंस्ट ग्रेविटी चूँकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली चैप्टर 4 में ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करते हैं। ठीक है, बाकी भी ऐसे कंजर्वेटिव फील्ड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है या लेट्स से आपके पास वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन उसकी डिस्कशन चैप्टर 4 में नहीं है। हाँ ये है कि उस पर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने में काइनेटिक एनर्जी में आपके पास आएगा डिक्रीज़। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। वाई, बिकॉज हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पर स्पीड की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर चूंकि मैंने ये कंजर्वेटिव फील्ड का जिक्र किया है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यह हमें पता होना चाहिए है कि दिस इज़ बाय वर्चू ऑफ बॉडीज पोजीशन। लेकिन ये जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सम एंटिटी जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स से आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास लेट्स से अगर मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो उसके लिहाज से आप बॉडी की पोजीशन को चेक करेंगे, अर्थ के लिहाज से ये बॉडी कितनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन की विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस आप बात करेंगे, अगर एटम में बात कर रहे हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं किसी एक चार्ज की, जैसे कि आयंस के दरमियान है, तो मैं मिसाल के तौर पर अगर किसी नेगेटिव चार्ज को दूर लेकर जाता हूँ किसी पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसकी लोकेशन पहले ये थी
फिर इसके बाद ये ए है, फिर उसके बाद बी हो गई है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। दिस डायरेक्शन विल बी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन, ठीक है। और अगर किनेटिक एनर्जी की बात हम करेंगे, सो वो आपको यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न है, और वो क्या है, मोशन। किसी बॉडी में जितना भी मोशन होगी, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मिसाल के तौर पर आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर देखते हैं mv², तो हाफ mv², तो उसमें ज़ाहिर है मैस की वैल्यू तो आपने फिक्स रखी हुई है। सो द बर्डन इज़ नाउ ऑन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोर एंड मोर, ठीक है, किनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, राइज। सो राइज इन किनेटिक एनर्जी। एंड इस तरह से इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर आप ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं स्पीड की वैल्यू को, सो डिक्रीज की वजह से ऑटोमेटिकली किनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीज आपको मिलेगा। सो यहाँ ये पॉइंट हमें कंफर्म होना चाहिए है कि अगर हम किनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसमें किनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली m पे भी डिपेंड करती है, और किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ स्पीड पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली m पे भी डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली हाइट पे भी डिपेंड करती है। एग्जैक्टली यहाँ पर g की वैल्यू नॉर्मली हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हायर एल्टीट्यूड्स की बात होगी तो वहाँ पर आपके पास g की वैल्यू को वहाँ पर क्या किया जाएगा, एग्जैक्टली जो g की वैल्यू आपके पास आएगी वो यूज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंसिडरेशन में अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आप मास के साथ जिक्र कर रहे हैं, तो एक बॉडी जो है लेट्स से 2 किलोग्राम 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और उसी के मुकाबले में 2 के मुकाबले में आप 5 किलोग्राम ले लें और उसकी भी वही स्पीड हो, तो स्पीड का इम्पैक्ट आपने चेंज नहीं किया, मैस में आपने चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली मैस आप बढ़ाएंगे तो 2 किलोग्राम वाले सिस्टम की किनेटिक एनर्जी 5 किलोग्राम वाले सिस्टम की किनेटिक एनर्जी से कम होगी, क्योंकि 5 किलोग्राम का जो मास है वो 2 के मुकाबले में ज़्यादा है। सो इस वजह से इस पॉइंट पर हम जाएंगे। इसी तरह जब आप ये v² की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप मास के इफेक्ट को सीज कर देते हैं और स्पीड को इंक्रीज करते हैं, एंड देन यू कंक्लूड द रिजल्ट। यही सिचुएशन आपके पास मास पोटेंशियल एनर्जी की है। लेट्स से ये एक हाइट है, इस पर आपने 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से 10 मीटर है। इसी हाइट पर आपने 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली 10 मीटर वही हाइट है, तो इस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। हाइट यहाँ पर दोनों की बराबर है, लेकिन मैस चूँकि 5 किलोग्राम का ज़्यादा है तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। द सेम इज़ द केस ऑफ हाइट, कि आप मैस को एक रख दें और हाइट को डिफरेंट रखें, तो ऑब्वियसली हाइट के इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पे, जिस पे अक्सर आपके पास MCQs आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले से इसके बारे में अपने आप को रेडी रखना है। सो उसमें अगर आप किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को लिखते हैं, सो ये आपके पास बनती है p²/2m। यहाँ पर ये कंफर्म हो कि ये m² v² हो जाएगा बाई 2m, तो इसमें एक m कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम द सेम इक्वेशन व्हाट वी हैव लर्नड फॉर द किनेटिक एनर्जी। अच्छा, सो अब अगर आपको मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन डेवलप करना है, तो एक तो आपके पास यहाँ पर किनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन यहाँ से आपको मिल जाता है, किनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, ठीक है।
और इसी तरह से इस रिलेशन से भी आपको एक रिजल्ट मिल जाता है दैट किनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर देंगे, ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, डबल कर दें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप मोमेंटम को रिलेट करना चाहते हैं किनेटिक एनर्जी से, सो 2m, इस इक्वेशन को यहाँ पर देखें, 2m को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, 2m इंटू के ई, ठीक है, यहाँ पर p के ऊपर स्क्वायर था तो आप स्क्वायर रूट ले लें, सो इट विल बिकम दिस थिंग, p इज़ इक्वल टू 2m इंटू के ई होल स्क्वायर, द रूट आपके पास आ जाएगा। इनसे जो आपके पास ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है, जो अक्सर आपके यहाँ पर बुक्स में नहीं होते लेकिन उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए है कि अगर हम इसके रिलेशन में कोई ग्राफ बनाते हैं, किनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें आपको जो ग्राफ मिलेगा उसमें अगर आप ये v एक्सिस पे कर दें और ये किनेटिक एनर्जी कर दें, सो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, ऐसा एक कर्व आपको मिलेगा। थोड़ा सा इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें, so very simply you can call it a parabola, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर यही सिचुएशन आपको किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में देखनी है, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, तो उसका भी यही ग्राफ आपके पास बनेगा। ये v, ये किनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी दिस इज p, सो ये p हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली पैराबोला की शेप आपके पास यहाँ पर आएगी। सो इसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए है इन केसेस में कि इनके दरमियान जो किनेटिक एनर्जी इनटू मोमेंटम का कर्व आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पैराबोला आएगा। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि अगर किनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान या स्पीड के दरमियान पैराबोला आता है, किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो ग्राफ है वो पैराबोला आता है, सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड v स्क्वायर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक दिस। आप ये किनेटिक एनर्जी का एक्सेस ले लें, ये v स्क्वायर का एक्सेस ले लें, तो ये इस तरह से बढ़ेगा बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और यही सिचुएशन अगर आप p स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ p स्क्वायर, दिस इज़ किनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी लाइक दिस। ये बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी जो ये शो कर रही है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, दिस इज़ नॉट ओनली मोमेंटम, तो उसका एक करेस्पॉन्डिंग आपको किनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जो फर्दर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आपके पास MCQs आ सकते हैं, वो द फर्स्ट वन इज़ दी अ बॉडी कैन नॉट हैव द मोमेंटम विदाउट किनेटिक एनर्जी, तो ये आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है वो उसके लिए किनेटिक एनर्जी का होना ज़रूरी है, स्पीड का भी होना ज़रूरी है, वेलोसिटी का। और जब हम बॉडी का जिक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका सवाल, उसका जो क्वेश्चन है वो मास के साथ रिलेटेड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उसके मास की वैल्यू होगी। अच्छा, देन वी कम टूवर्ड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस
एक में है कि अगर मोमेंटम जो है वो आपके पास किसी बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सॉरी, और उसकी जो परसेंटेज है वो x% है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट डिक्रीज़ आएगा। तो आपको सिंपल फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, 2 × x%, जो आपको वैल्यू दी गई है, x डिवाइडेड बाई 100%, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 10 लगा दूँ, ठीक है, तो यह हो जाएगा 10, ये 10 × 2 जो है वो 20 आ जाएगा, माइनस, और इस x की जगह दोबारा से 10 लगा देना है, डिवाइडेड बाई 10, और ये स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा, ये ज़ाहिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, एंड 20 - 1 इज़ इक्वल टू 19%। इसी तरह से अगर आपके पास सिचुएशन ये दी गई है कि मोमेंटम जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है और वो x% आपको दी गई है वैल्यू, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज़ का फिगर है वो भी यही है, सिर्फ पिछले वाले केस में वो टर्म जो थी वो सब्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पर ये टर्म ऐड हो रही है, और इससे भी आप कोई भी वैल्यू पुट करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर हमारे पास। पहली कंडीशन में हम पिक करते हैं कि फॉर सेम मोमेंटम, ठीक है, सो अगर दो बॉडीज़ हैं, ज़ाहिर है उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक आपके पास m1 है और दूसरी m2 है, एंड लेट से उसमें से आप m1 को हैवियर कंसिडर कर लें या m2 को हैवियर कंसिडर कर लें, डजेंट मैटर, इट कैन बी m1 इज़ ग्रेटर देन m2, ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन यहाँ पर अडॉप्ट कर ली है। तो इस केस में अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, सो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 इज़ इक्वल टू P2, ठीक है, और 2m1 KE1 इज़ इक्वल टू 2m2 KE2, ठीक है। एक्सप्रेशन अभी आपके पास आ जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दें, सो मैं पहले एक स्टेप में इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। सो यहाँ अगले स्टेप में अगर आप इसकी किनेटिक एनर्जी इसका रेशो लेते हैं, तो ये वाली टर्म को इधर लेफ़्ट साइड पर लें डिनोमिनेटर में, और इस वाली टर्म को इसकी m2 के नीचे लिख दें। तो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर m1 की वैल्यू m2 से ज़्यादा है, सो दिस इज़ योर रिलेशन, और इसमें यहाँ पर m1 और m1 यहाँ पर आया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हमने ऑलरेडी उसको ज़्यादा लिया हुआ था, तो ये वाली जो रेशो है राइट वाली, इट विल बी लेस देन 1। सो इसी तरह से अब मुझे ये डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली एक्सप्रेशन भी लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बॉडीज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जीज जो हैं दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं फिर फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं। लेट्स से अगेन आई टेक द सेम कंडीशन, m1 m2 बराबर नहीं है, m1 m2 से ज़्यादा है, और इसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जीज बराबर हैं। सो काइनेटिक एनर्जी 1 इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, और इस केस में चूँकि काइनेटिक एनर्जीज़ की ऑलरेडी मोमेंटम की रिलेशंस हम यहाँ पर देख चुके हैं, सो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 इज़ इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। इस पे वही वाली सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और अब अगर आप करस्पॉन्डिंग मोमेंटा के जो रिलेशंस हैं उनको चेक करना चाहते हैं, तो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर
ये इस तरफ चला जाएगा और दिस विल बी m1/m2, ठीक है। और अगर आपको इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम के एक्सप्रेशंस चाहिए हैं तो अब आपके पास आ जाएगा p1/p2 इज़ इक्वल टू m1/m2, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अगर आप पिछली वाली कंडीशन यूज़ करें m1 इज़ ग्रेटर देन m2, सो इसका मतलब यह हुआ कि द राइट साइड विल गिव यू अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसी तरह से ये भी आपको ग्रेटर देन 1 की वैल्यू मिलेगी इन दोनों से, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि m1 जो है वो m2 से ज़्यादा है, सो p1 जो है वो p2 से ज़्यादा होगा। और ये कंडीशन हमने किसके लिए पढ़ी है? सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अभी थर्ड केस में अब हमारे पास सेम मैसेज हैं। तो इस सेम मैस की सिचुएशन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेट से 1 जो है वो आपके पास बराबर है p1/2 m1। काइनेटिक एनर्जी 2 जो है दैट इज़ इक्वल टू p2/2 m2। अब इसका आपको रिलेशन मालूम करना है तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसमें ke1/ke2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो ऑब्वियसली ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा p1/2 m1 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा p2/2 ये पॉइंट याद रहे कि चूँकि ये दोनों मैसेज बराबर हैं सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट, 2 भी आपके पास कैंसल्ड आउट हो जाएगा और इस तरह से रिज़ल्ट आएगा p1/p2। सो दैट मीन्स दैट अगर जो किनेटिक एनर्जी का रिलेशन कि के ई का रिलेशन p1 के स्क्वायर के साथ आ रहा है और किनेटिक एनर्जी 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, इसका p2 भी डिनोमिनेटर में है। सो अब यहाँ पर कंपैरिजन होगा कि अब हमें चाहे लेट से मोमेंटम की वैल्यू दी गई है मैक्सिमम, ठीक है, तो उसके मुकाबले भी हम रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन टू दी किनेटिक एनर्जी 1 विद रिस्पेक्ट टू किनेटिक एनर्जी 2। और अगर हमें किनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ दी गई हैं, लेट्स से दिस इज़ किनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन किनेटिक एनर्जी 1, 2 से ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर भी रिलेशन देख सकते हैं। तो आप आसानी से इन तीनों कंडीशंस में देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आती हैं। दूसरी एक पॉसिबिलिटी जो हमने ऑलरेडी पहले चेक की हुई थी कि P इज़ इक्वल टू 2m इंटू के ई स्क्वायर रूट, तो इसमें हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो के ई के स्क्वायर रूट के साथ मोमेंटम की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आती है। और इस तरह से अगर आप इन दोनों का ही इसी कंडीशन में प्लॉट निकालते हैं तो फिर तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो इस तरह मिलेगा। लेट्स से दिस इज़ p एक्सिस, दैट इज़ के ई स्क्वायर रूट एक्सिस, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है कि अगर आप ये p मोमेंटम एक्सिस लेते हैं, ये किनेटिक एनर्जी का एक्सिस लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे कोई ग्राफ मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक टिल्टेड लाइन मिलेगी इस डायरेक्शन में। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखते हैं और ये जो ज़ाहिर है इंटर कन्वर्जन हो रही है, सो अगर हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में पहले पिक करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक हाइट पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कॉल इट मैस m, ठीक है, और ये ग्राउंड है इसके मुकाबले में, ठीक है। आई कॉल इट एज पॉइंट A और ये पॉइंट C है। और जब हम इसको ड्रॉप करते हैं
तो यहाँ पर ये इसका पाथ है नीचे आने का। अब इसमें इसकी जो यहाँ पर हाइट है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, वो है आपके पास h। सो एट पॉइंट ए द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और चूंकि ये रेस्ट में है सो ए पर पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, बिकॉज ये रेस्ट में है। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको फेंकते हैं या रिलीज़ करते हैं तो ये कुछ देर बाद यहाँ तक आ जाएगा। से आई कॉल दिस एज अ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर अगर मैं इसकी किनेटिक एनर्जी को लेता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी को लेता हूँ, तो बहुत आसान तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अब मालूम हो सकती है, वो किसके बराबर है, एम जी। ठीक है, और ये जो हाइट इसने यहाँ पर कवर की है एक्स, ये इस एच से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो मिसाल के तौर पर ये वाली पूरी जो हाइट कवर की है, ये वाली जो हाइट है, मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ, जो रिमेनिंग है इट विल बी एच माइनस एक्स। तो अब मैं यहाँ पर एच माइनस एक्स कर दूंगा, और चूंकि पहली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास एम जी एच थी, तो अब किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वेरी इजी, दैट विल बी इक्वल टू एम जी एक्स। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि यहाँ पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है। कैसे, अगर आप इसको एम जी एच माइनस एक्स को एम जी एक्स के साथ ऐड करते हैं, सो दैट विल बिकम एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। तो ये वाली दो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, यू गेट द सेम थिंग। एक्सक्यूज मी। और जब फाइनल यहाँ पर ये बॉडी आएगी, ठीक है, लेट्स से इट हिट्स द ग्राउंड, तो जाहिर है जब ये हिट करती है और रेस्ट में आ जाती है तो किनेटिक एनर्जी आपके पास फिर से जो लेट्स से सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर थी वो सारी की सारी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगी एम जी एच। ये वैल्यू आप जो एम जी एच है ये हम न्यूमेरिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से इफ़ आई गिव that mgh was 20 joule at that point, so that 20 joule at स्ट्राइकिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है वहाँ पर ये 20 जूल हो जाएगी। लेकिन ये बात यहाँ पर जहन में रहे कि ये डिस्कशन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो द लॉस in potential energy will be equal to gain in kinetic energy। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन को आपने ऐड कर दिया, ठीक है, अब हमने ऐड कर दिया, तो अब ये बन जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात जहन में रहे। लेकिन ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है ये इक्वेशन। ठीक है, सो डाउनवर्ड जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, एफ जी है, तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन अगर एक बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जाहिर है स्टार्ट में तो इसकी किनेटिक एनर्जी है। सो अब ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल is equal to gain in sorry this is not potential, ये बन जाएगा लॉस इन kinetic is equal to gain in potential plus work done against air resistance। यहाँ पर यह बात जहन में रहे कि दोनों केसेस में जिस या मतलब ये जो एयर फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी की सूरत में है, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करते हैं और यहाँ तक ये अप्रोच करती है, तो जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर
कि ये 20 जूल से प्रो नीचे की तरफ आ रही है, और फाइनली जब इसकी किनेटिक एनर्जी बनती है पॉइंट सी पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल वही 20 जूल होगी। नॉट लाइक दैट हेयर इन दैट केस। यहाँ पर ये अगर 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 20 जूल्स, डिपेंड्स अपॉन द एयर रेजिस्टेंस। इन कंडीशंस में आपको ये चीज़ बहुत आराम से पता चल सकती है, क्योंकि ये हम एक दूसरे के आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब लेफ़्ट और राइट पर। सो इसमें आपको लॉस इन पोटेंशियल इज ऑन लेफ्ट साइड, गेन इन काइनेटिक इज ऑन राइट साइड। सो यू कैंसल आउट m, और v की वैल्यू हो जाएगी 2gh। मतलब आपको क्या करना है, आपको यह बताया गया है कि 5 मीटर से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जाहिर है दैट्स योर इक्वेशन। इसी तरह से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास डन है और वेलोसिटी की वैल्यू भी डन है, ठीक है, तो वहाँ पर अब आपको इसी एक्सप्रेशन से जो रिज़ल्ट मिलेगा मास के लिए, दैट विल बी 2PE डिवाइडेड बाई v²। तो यहाँ से आप मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी एंड मास ये दोनों गिवन है, तो v के लिए जो आपके पास करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो सकती है वो बहुत सिंपली कीपिंग ऑन द रिक्वायर गिवन डाटा, आप इस न्यूमेरिकल से इजीली अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। फाइनली कमिंग टूवर्ड्स द पावर, ठीक है, जैसे कि हमें यह पता है कि पावर जो है ये वर्क का टाइम रेट है, ठीक है, जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, या अगर आप कैपिटल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो W। सो पावर जो है दैट इज आल्सो F.D। मैंने ये वर्क जो है F.D के फॉर्म में लिख लिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस D/T विल बिकम F.V, वेलोसिटी बन जाएगी। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और जो कंडीशंस स्केलर प्रोडक्ट की अप्लाई होती हैं वही होंगी। कैसे? F.V cos थीटा, थीटा कैन बी 0, थीटा कैन बी 90, थीटा कैन बी 180, ठीक है। सो इसमें आप देखें थीटा कैन बी 60। तो आप ज़रा इनके रिजल्ट्स देखें। इस केस में आपको जो पावर मिलेगी दैट विल बी ओनली F.V, बिकॉज cos 0 विल गिव यू 1, ठीक है। सो cos 0 विल गिव यू 1, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फिगर 1 हो जाएगा। जब आप 90 की वैल्यू यूज़ करेंगे थीटा की जगह, ठीक है, सो ये आपको पावर की वैल्यू 0 देगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। और ये वाली जो कंडीशन है cos 180 आपको -1 देगी। सो इन दैट केस योर पावर विल बी -F.V। ये वही नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि किसी एक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हो सकता है। एक कंजर्वेटिव फोर्स का भी सिस्टम लिया जा सकता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी सिस्टम लिया जा सकता है, जैसे कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है, एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है। इस वाले केस में ये नेगेटिव साइन शो करेगा कि लॉस हो रहा है हीट में, ठीक है, तो वो हीट डिसिपेशन से जो आपके पास पावर बनेगी दैट विल बी दिस वन। लेकिन वर्क डन के अगेंस्ट ग्रेविटी के केस में आपको क्या चीज़ मिलेगी? नेगेटिव का साइन शो करेगा दैट देयर इज सम काइंड ऑफ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। और ये 60 वाला फिगर जो है ये वही नम्स वाला पॉइंट है कि अगर आप p की वैल्यू एफ वी कॉस 60 करते हैं, सो कॉस्टिक c इज़ 1/2, p इज़ इक्वल टू हाफ एफ वी। तो ये इसके मुकाबले में 50% रह जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमें क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा ऐसा एंगल होगा जहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू पावर की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से सेम हाफ 50% होगी, सो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको वर्क और टाइम को एक्सिस पर शो करते हैं तो ज़ाहिर है इसमें जो भी आपके पास ग्राफ आएगा, अगर आप उसका एरिया मालूम करते हैं इस जगह का, सो दैट विल गिव यू एरिया, जो आपको मिलेगा वर्क इनटू टाइम, एरिया नहीं बल्कि यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द स्लोप जो मिलेगा दैट विल बी वर्क बाय टाइम। ठीक है, सो वर्क बाय टाइम से आपको क्या मिलेगा, पावर। सो हमें पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो है दैट इज पावर। सम एंड समटाइम्स ये एक तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एरिया ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, तो एरिया में तो जाहिर है आप वर्क को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल सेकंड बनेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस यूनिट के साथ रिजेंबल करता है, एंड दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके यूनिट भी जो है वो जूल सेकंड है, तो उसके साथ इसकी रिजेंबलेंस आ जाएगी। सो आई होप कि जो मेजर पॉइंट्स हैं हमारे एमसीक्यूज़ के वर्क एनर्जी के चैप्टर से, वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक दीज लेक्चर्स क्विकली ताकि जल्द अज जल्द स्टूडेंट्स को ये मटेरियल अवेलेबल हो जिसकी बेस पर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।